नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो विज्ञान, नैतिकता और हाँ, एक इंसान की जिंदगी के धागों से बुनी है। जी। ये कहानी है हेनरिएटा लैक्स की और उनकी कोशिकाओं की, जिन्हें दुनिया हीला के नाम से जानती है। हेला कोशिकाएं, हाँ। हमारे सामने रेबेका स्कल्यूट की किताब द इमॉर्टल लाइफ ऑफ हेनरिएटा लैक्स के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के जरिए हेनरिएटा की असाधारण विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। उनके अनजाने असर को भी देखेंगे, विज्ञान पर क्या असर पड़ा और उनके परिवार पर क्या गुजरी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हीला कोशिकाएं, देखिए, वो सिर्फ कोशिकाएं नहीं थी, वो एक तरह की कह सकते हैं वैज्ञानिक क्रांति थी। क्रांति, हाँ। सोचिए, पोलियो वैक्सीन बनाने से लेकर कैंसर समझने तक, जीन मैपिंग करने, इन कोशिकाओं ने हर जगह मदद की। बहुत बड़ी बात थी ये। लेकिन इनकी कहानी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनके बनने और फैलने की कहानी अपने आप में कई पेचीदा सवाल खड़े करती है, सहमति के, अधिकारों के, और ये सवाल आज भी उतने ही अहम हैं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद है इस पूरी तस्वीर को देखना। हेनरिएटा कौन थी, उनकी कोशिकाएं कैसे अमर हुईं, और इस अमरता की इंसानी कीमत क्या थी। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरू करते हैं। हेनरिएटा के शुरुआती जीवन से, उनका जन्म का नाम लोरेटा प्लेजेंट था। 1920 में वर्जीनिया में पैदा हुई। अच्छा, हेनरिएटा नाम बाद में पड़ा, कैसे पता नहीं। हाँ, ये साफ नहीं है। माँ के गुजर जाने के बाद उनका बचपन क्लोवर, वर्जीनिया में दादा के घर में बीता। वो जगह जो कभी गुलामों का क्वार्टर हुआ करता था, होम हाउस कहते थे शायद उसे। हाँ, वहीं वो अपने चचेरे भाई डेव लैक्स के साथ पली बढ़ी, जिनसे बाद में उनकी शादी हुई 1941 में। शुरुआती जिंदगी जाहिर है आसान नहीं थी। खेतों में काम करना पड़ता था, तंबाकू के खेत थे शायद। पढ़ाई भी बस 6ठी क्लास तक ही हो पाई। और गरीबी तो थी ही, लेकिन एक सामुदायिक जीवन था। हाँ? फिर ये लोग उत्तर की तरफ गए हैं ना। हाँ, ये वो दौर था जब दक्षिण के कई अश्वेत परिवार बेहतर मौकों की तलाश में थे। वो उत्तर की तरफ जा रहे थे। अच्छा, द ग्रेट माइग्रेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हेनरिएटा और डे भी इसी लहर का हिस्सा बने। डे को बाल्टीमोर के पास स्पैरोज पॉइंट की बेथलेहेम स्टील मिल में काम मिला। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था तो स्टील की मांग बहुत ज्यादा थी। सही, वे टर्नर स्टेशन में बस गए। हाँ, वो स्टील मिल के अश्वेत मजदूरों की एक तरह की बस्ती थी। काफी भीड़ भाड़ वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे। वहीं हेनरिएटा की जिंदगी चल रही थी, परिवार बढ़ रहा था, लेकिन फिर उन्हें कुछ दिक्कतें महसूस होने लगी। क्या हुआ था? पेट में एक गांठ सी महसूस होती थी और असामान्य रक्तस्राव भी था। 5वें बच्चे जोसेफ के जन्म के बाद उन्होंने खुद जांच की तो उन्हें गर्भाशय ग्रीवा पर, मतलब सर्विक्स पर, एक सख्त गांठ महसूस हुई। उस जमाने में और खासकर अश्वेत लोगों के लिए अच्छे अस्पताल के विकल्प बहुत कम थे। हाँ, ये बड़ी दिक्कत थी। जॉन हॉपकिंस बाल्टीमोर का एक बड़ा अस्पताल था जो अश्वेत मरीजों को देखता तो था, मगर वहां भी अलगाव था, अलग वार्ड थे। और हेनरिएटा के लिए अस्पताल जाना, डॉक्टरों की भाषा समझना, जैसे सर्विक्स या बायोप्सी, ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। जाहिर है, उनकी शिक्षा सीमित थी और ये दुनिया उनके लिए एकदम नई थी। हॉपकिंस में डॉक्टर हॉवर्ड जोन्स ने जांच की। उन्हें एक अजीब सा बैंगनी रंग का ट्यूमर दिखा। अच्छा। बायोप्सी ने पुष्टि की कि ये तेजी से बढ़ने वाला सर्वाइकल कैंसर था, स्टेज 1 एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। और हैरानी की बात ये थी कि कुछ महीने पहले ही जांच हुई थी बच्चे के जन्म के वक्त। हाँ, और तब सब नॉर्मल था। बिल्कुल। इलाज के लिए उन्हें रेडियम दिया गया, जो उस वक्त का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था। हाँ, और यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है। वो डॉक्टर जॉर्ज गे वाला हिस्सा। बिल्कुल। उसी हॉपकिंस अस्पताल में एक शोधकर्ता थे, डॉक्टर जॉर्ज गे। वो सालों से एक बड़ी चुनौती से जूझ रहे थे। इंसानी कोशिकाओं को लैब में जिंदा रखने की चुनौती। हाँ, शरीर के बाहर। ये बहुत मुश्किल काम था। कोशिकाएं या तो मर जाती थीं या फिर संक्रमित हो जाती थीं, कंटामिनेट हो जाती थीं। सही पोषक तत्व यानी कल्चर मीडियम क्या हो, कैसे सब कुछ बिल्कुल जीवाणु रहित स्टेराइल रखा जाए, ये सब बड़ी पहेलियां थीं। इसमें उनकी पत्नी मार्गरेट का भी बड़ा योगदान था। हाँ, मार्गरेट गे, वो नर्स थीं और उनकी स्टेरिलिटी तकनीकें बहुत काम आ रही थीं। तो जब हेनरिएटा का इलाज चल रहा था, उनके डॉक्टर ने उनके ट्यूमर का एक छोटा सा सैंपल डॉक्टर गे के लैब में भिजवाया था। और हेनरिएटा को इस बारे में बताया नहीं गया था। नहीं, उनकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ ये, उनके मेडिकल रिकॉर्ड में बस। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, सहमति वाला। बिल्कुल, बस एक छोटा सा नोट मिलता है, टिश्यू गिवन टू डॉक्टर जॉर्ज गे। और फिर लैब में क्या हुआ? डॉक्टर गे के लैब असिस्टेंट थी मैरी कुबिसिक। उन्होंने इन कोशिकाओं को कल्चर ट्यूब में डाला और फिर जो हुआ वो किसी
चमत्कार से कम नहीं था। क्या हुआ? पहले जहां सारी कोशिकाएं कुछ दिनों में मर जाती थीं, हेनरीटा की कैंसर कोशिकाएं न सिर्फ जिंदा रहीं बल्कि अविश्वसनीय तेजी से बढ़ने लगीं। अच्छा। मार्गरेट गे ने देखकर कहा था, ये तो जंगली घास की तरह फैल रही हैं। वाह, मतलब विभाजन बहुत तेज था। हाँ, हर 24 घंटे में दोगुनी होती जा रही थीं। ये मानव इतिहास की पहली अमर कोशिका पंक्ति बनी, इमॉर्टल ह्यूमन सेल लाइन। और मैरी क्यूबिसेक ने ही ट्यूब पर लिखा था हेला, हेनरीटा लैक्स के नाम के पहले 2 अक्षर। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इसी दौरान ली गईं हेनरीटा की सामान्य स्वस्थ कोशिकाएं मर गईं। अच्छा, वो नहीं चली? नहीं, कुछ ही दिनों में मर गईं। सिर्फ कैंसर कोशिकाएं ही अमर साबित हुईं। और हेनरीटा, उन्हें इस बारे में कुछ पता चला? नहीं, सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि हेनरीटा को इस सब की कोई खबर नहीं थी। इलाज के बाद वो घर लौट गईं। उन्हें नहीं पता था कि उनके शरीर का एक हिस्सा अब लैब में जी रहा है और इतिहास बनाने वाला है। तो इलाज के बाद उनकी जिंदगी कैसी थी? शुरू में हेनरिएटा ने अपनी बीमारी को हावी नहीं होने दिया। वो जिंदा दिल थीं। लोगों से मिलना जुलना, सजना संवरना उन्हें पसंद था। सुना है उनके नाखूनों पर हमेशा गहरे लाल रंग की नेल पॉलिश लगी रहती थी। हाँ, किताब में जिक्र है। वो क्लोवर जाती, खाना बनाती, डांस करती। रेडियम उपचार के दुष्प्रभावों का कोई खास रिकॉर्ड मिलता नहीं उस शुरुआती दौर में। और परिवार, डे और बच्चे? हाँ, उनके साथ थीं। चचेरे भाई बहन भी थे, जैसे सैंडी। लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी शायद, उनकी बेटी एल्सी। हाँ, एल्सी, उनकी बड़ी बेटी। वो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम थी और क्राउन्सविल स्टेट हॉस्पिटल नाम की जगह में भर्ती थी। उस जमाने में ऐसे संस्थानों की हालत बहुत खराब होती थी। बहुत ज्यादा। हेनरिएटा हर हफ्ते एल्सी से मिलने जाती थी। वो उनके लिए बहुत जरूरी था। एल्सी से उनका गहरा लगाव था। लेकिन उनका खुद का स्वास्थ्य, कैंसर का क्या हुआ? रेडियम उपचार के बावजूद कैंसर रुका नहीं, बल्कि बहुत तेजी से फैला। ओहो। उन्हें भयानक दर्द होने लगा। अगस्त 1951 में, मतलब इलाज के कुछ ही महीनों बाद, उन्हें वापस हॉपकिंस में भर्ती कराना पड़ा। वो सिर्फ 31 साल की थीं। और परिवार को अंदाजा था कि हालत इतनी गंभीर है? शायद पूरी तरह नहीं। और फिर 4 अक्टूबर 1951 को हेनरिएटा लैक्स की मृत्यु हो गई। सिर्फ 31 साल की उम्र में? हाँ, मृत्यु का कारण टर्मिनल यूरेमिया बताया गया। मतलब कैंसर इतना फैल चुका था कि उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत दुखद। और फिर ऑटोप्सी हुई। हाँ, लैक्स ने सिर्फ सीमित जांच की इजाजत दी थी, लेकिन डॉक्टर गे के अनुरोध पर उनकी लैब असिस्टेंट मैरी क्यूबिसेक वहां मौजूद थीं। अच्छा, और सैंपल लेने के लिए? हाँ, ताकि अलग अलग अंगों से कोशिकाओं के और सैंपल लिए जा सकें। ऑटोप्सी में पता चला कि ट्यूमर पूरे शरीर में जैसे मोतियों की तरह फैल गया था। बाप रे। मैरी क्यूबिसेक ने बाद में एक बात याद की थी जो उन्हें हमेशा कचोटती नहीं। क्या? ऑटोप्सी के दौरान उन्होंने हेनरिएटा के पैरों के नाखूनों पर लगी उखड़ी हुई लाल नेल पॉलिश देखी। ओह। उस निर्जीव शरीर में वो छोटी सी चीज, वो हेनरिएटा के इंसान होने का, उनकी जिंदगी का निशान थी। एक मार्मिक याद इस बात की कि विज्ञान की इस अभूतपूर्व खोज के पीछे एक जीती जागती इंसान थी। बिल्कुल। और हेनरिएटा की मौत के बाद उनकी कोशिकाएं, हीला, वो दुनिया भर में फैल गईं। हाँ, वो विज्ञान के लिए एक जरूरी औजार बन गईं। इनका पहला बड़ा इस्तेमाल कहाँ हुआ था? पोलियो वैक्सीन में? हाँ, बिल्कुल। नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस (NFIP) को वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव जांचने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिकाओं की जरूरत थी। और हीला कोशिकाएं इसके लिए परफेक्ट थीं। वो आसानी से उगती थीं, मरती नहीं थीं। हाँ, इसके लिए टस्केगी इंस्टीट्यूट में बाकायदा एक हीला फैक्ट्री लगाई गई। फैक्ट्री कोशिकाओं की? हाँ, जहां हर हफ्ते खरबों कोशिकाएं उगाई जाती थी। सोचिए जरा, एक महिला की कोशिकाओं का ऐसा औद्योगिक उत्पादन। अविश्वसनीय। हाँ। और फिर ये दुनिया भर में भेजी जाने लगी। हाँ, दुनिया भर की लैब्स में कैंसर रिसर्च, जेनेटिक्स, वायरस का अध्ययन, दवाओं का परीक्षण। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी भेजी गईं, ये देखने के लिए कि कोशिकाएं शून्य गुरुत्वाकर्षण में कैसा बर्ताव करती हैं। सही। इनकी वजह से अनगिनत खोजें हुई। लेकिन यहीं से मुश्किलें भी शुरू हुई है ना? हाँ, गोपनीयता और नाम को लेकर। हाँ, शुरुआत में शायद गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोशिकाओं के स्रोत का नाम अक्सर गलत बताया गया। कभी हेलन लेन, कभी कुछ और। जॉर्ज गे ने शायद हेनरिएटा की पहचान छुपाने की कोशिश की थी, पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आ ही गई। और फिर 1966 में एक बड़ा धमाका हुआ, हीला बम। हाँ, स्टैनली गार्टलर का खुलासा। उन्होंने बताया कि दुनिया भर की कई अलग अलग मानी जा रही सेल लाइंस असल में हेला से संक्रमित हो चुकी थी, कंटामिनेटेड थी।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हेला कोशिकाएं इतनी मजबूत और तेजी से फैलने वाली थीं कि वो दूसरी कमजोर सेल कल्चर्स पर हावी हो जाती थीं, अक्सर हवा के जरिए या लैब उपकरणों से फैलकर। तो सालों से चल रहा बहुत सारा शोध शायद गलत कोशिकाओं पर आधारित था। बिल्कुल। इससे वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मच गया। लैब में कोशिकाओं को संभालने के तरीकों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ी। ये हेला की अविश्वसनीय शक्ति का एक और पहलू था। और फिर वो नैतिक उल्लंघन वाले मामले भी थे। हाँ, चेस्टर साउथहैम वाला मामला। एक डॉक्टर थे जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में मरीजों और ओहायो जेल के कैदियों को उनकी पूरी जानकारी और सहमति के बना हेला कोशिकाएं इंजेक्ट कर दी। वो देखना चाहते थे कि क्या कैंसर संक्रामक है और स्वस्थ शरीर इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या इससे किसी को कैंसर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ट्यूमर बने और फिर खत्म हो गए। लेकिन ये सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के सिद्धांत का खुला उल्लंघन था। बिल्कुल, मरीज को पता होना चाहिए कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है और उसके क्या जोखिम है। साउथहैम के मामले ने इस बहस को तेज किया कि शोध में मरीजों के अधिकार क्या हैं। बाद में और भी मामले आए, जैसे जॉन मूर का मामला। हाँ, जहां मरीज के टिश्यू से बनी सेल लाइन का तिजारती इस्तेमाल बिना उसकी जानकारी या हिस्सेदारी के किया गया। इन सब घटनाओं ने धीरे धीरे सूचित सहमति के नियमों को मजबूत किया। हिप्पा जैसे कानून बने जो मरीजों की गोपनीयता की रक्षा करते हैं। लेकिन जैविक सामग्री, बायोलॉजिकल मटेरियल्स के स्वामित्व और उपयोग से जुड़े सवाल आज भी पूरी तरह सुलझे नहीं है। ये बहस जारी है। और इन सब वैज्ञानिक और नैतिक तूफानों के बीच हेनरिएटा का परिवार। सोचिए, वो दशकों तक अंधेरे में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी माँ या पत्नी की कोशिकाएं जिंदा हैं और दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं। उन्हें पता कैसे चला फिर? 1973 में बड़े नाटकीय ढंग से हेनरिएटा की बहू थीं बॉबिट लैक्स। उन्होंने किसी जानने वाले के घर पर रात के खाने पर बातों बातों में हेला कोशिकाओं का जिक्र सुना। और जब उन्हें पता चला कि ये हेनरिएटा लैक्स की कोशिकाएं हैं, वो चौंक गईं। उन्होंने घर आकर डे लैक्स को बताया। परिवार के लिए खबर एक सदमे जैसी रही होगी। बिल्कुल। गुस्सा, डर, भ्रम सब कुछ था। उन्हें लगा जैसे उनकी माँ के शरीर का कोई हिस्सा चोरी हो गया है और बिना बताए बेचा जा रहा है। उन्हें डर भी लगा होगा कि कहीं वैज्ञानिक उन पर या उनके बच्चों पर भी प्रयोग न करने लगे। हाँ, ये डर बेवजह नहीं था। खासकर अश्वेत समुदाय में टस्केगी सिफिलिस स्टडी जैसे सरकारी धोखों का इतिहास देखते हुए। और हेनरिएटा की मौत के बाद बच्चों का जीवन वैसे भी बहुत मुश्किलों भरा रहा था। हाँ, उनके पिता डे ने अथेल नाम की महिला से शादी कर ली थी, जिसने बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, शारीरिक और भावनात्मक शोषण। हेनरिएटा के बेटे जो, जिसने बाद में अपना नाम ज़ाकारिया रखा, उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। वो बहुत गुस्सैल हो गया था। बाद में हिंसा के चलते जेल भी गया। वो अक्सर अपने गुस्से को अपनी माँ की बीमारी और मौत से जोड़ता था। और हेनरिएटा की बेटी डेबोरा का यौन शोषण भी हुआ था। हाँ, एथेल के पति गैलन द्वारा। ये सब बहुत दर्दनाक था। तो परिवार का हॉपकिंस अस्पताल के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हो गया। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि अस्पताल ने हेनरिएटा का शोषण किया और फिर सब छुपाया। क्या ये सच है कि हॉपकिंस का इतिहास विवादों से भरा रहा है? देखिए, हॉपकिंस की स्थापना गरीबों के इलाज के लिए हुई थी, सभी नस्लों के। लेकिन हाँ, उसका इतिहास भी विवादास्पद शोध का रहा है और अश्वेत समुदाय के साथ उसके रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। इस सब के बीच हेनरिएटा की बेटी डेबोरा लैक्स ने एक तरह से बीड़ा उठाया। हाँ, अपनी माँ और अपनी बहन एल्सी के बारे में सच्चाई जानने का। एल्सी की क्राउन्सविल अस्पताल में बहुत बुरी हालत में मौत हुई थी। और डेबोरा को उसके बारे में पता नहीं था। पूरी जानकारी नहीं थी। सालों बाद जब रेबेका स्कलूट की मदद से डेबोरा को एल्सी के मेडिकल रिकॉर्ड्स और तस्वीरें मिलीं, तो वो टूट गई होंगी। हाँ, उन रिकॉर्ड्स में एल्सी के साथ हुए दुर्व्यवहार और शायद भयानक प्रयोगों के संकेत थे। ये जानना डेबोरा के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक बोझ था। और आर्थिक रूप से परिवार की क्या स्थिति थी? विडंबना यही है, जिस परिवार की मां की कोशिकाओं से मेडिकल इंडस्ट्री ने अरबों डॉलर कमाए, वो परिवार खुद अक्सर गरीबी और स्वास्थ्य बीमा की कमी से जूझता रहा। ये सवाल बार बार उठता रहा होगा कि अगर किसी के शरीर के अंश से इतनी बड़ी क्रांति आई है, तो क्या उस व्यक्ति या उसके परिवार का उस पर कोई हक नहीं बनता? बिल्कुल। एक बार सर लॉर्ड किनन कोफील्ड नाम के एक व्यक्ति ने परिवार को हॉपकिंस पर मुकदमा करने के लिए उकसाया भी था। लेकिन वो अनुभव ही कड़वा ही साबित हुआ। कोफील्ड ने उल्टा खुद ही परिवार पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर दिया था। यानी मुश्किलें कम नहीं हुई। नहीं, लेकिन फिर डेबोरा की तलाश में रेबेका स्कलूट, जिन्होंने ये किताब लिखी, एक अहम साथी बनी। हाँ, धीरे धीरे डेबोरा का भरोसा उन पर बना।
और एक बहुत ही भावुक पल वो था जब हॉपकिंस के ही एक शोधकर्ता क्रिस्टोफ लैंगाउर उन्होंने डेबोरा और जकारिया को लैब में माइक्रोस्कोप से अपनी माँ की जीवित कोशिकाएं दिखाईं। हाँ, अपनी माँ के उस अमर हिस्से को देखना उनके लिए गहरा अनुभव था। जकारिया जो हमेशा गुस्से में रहता था, उस दिन शांत था। डेबोरा की चचेरे भाई गैरी लैक्स, जो एक पादरी थे, उन्होंने भी डेबोरा को इस भावनात्मक बोझ से निकलने में मदद की। उन्होंने प्रार्थना और आस्था के जरिए डेबोरा को समझाया कि हीला कोशिकाएं उनकी माँ की अमर आत्मा का हिस्सा है और उन्होंने दुनिया का भला किया है। एक तरह से शांति पाने में मदद की। तो डेबोरा की इच्छा क्या थी? क्या वो पैसा चाहती थी? देखिए, परिवार की जरूरतें थीं जाहिर है, लेकिन उनकी मुख्य इच्छा कभी भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं रही। वो क्या चाहती थी? वो सबसे ज्यादा चाहती थी कि दुनिया उनकी माँ की कहानी जाने, उन्हें वो पहचान और सम्मान मिले जिसकी वो हकदार थीं। और वो विज्ञान को भी समझना चाहती थी। हाँ, जिसने उनकी माँ की कोशिकाओं का इस्तेमाल किया था। इसी इच्छा के चलते उन्होंने बाद में साइंस की बेसिक क्लासेस में दाखिला भी लिया था। तो ये कहानी वाकई कई परतों वाली है। एक तरफ विज्ञान की जबरदस्त तरक्की है जिसने लाखों जानें बचाईं, और दूसरी तरफ एक परिवार का दर्द, उनका संघर्ष और अपनी पहचान की लड़ाई है। हेनरिटा लैक्स की कोशिकाएं अमर हो गईं, लेकिन उनकी कहानी और उनके परिवार की आवाज दशकों तक अनसुनी रही। और ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। वैज्ञानिक तरक्की जरूरी है, लेकिन इंसानी गरिमा और अधिकारों की कीमत पर नहीं। बिल्कुल सही कहा। जब किसी व्यक्ति के जैविक अंश से पूरी मानवता को फायदा पहुंचता है, तो उस व्यक्ति और उसके परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सूचित सहमति, गोपनीयता और लाभ में हिस्सेदारी, ये मुद्दे आज जीनोमिक्स और बायोबैंकिंग के युग में और भी ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण हो गए हैं। हेनरिटा लैक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान को हमेशा इंसानियत के दायरे में रहना होगा। बिल्कुल, इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।